अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक तरफ कानूनी जंग का आज आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने अहम कानूनी नुकात और सवालात का जवाब देने के लिए आज पहली हेयरिंग की। दूसरी तरफ सियासी लड़ाई का भी भरपूर आगाज कर दिया मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। तोपखाने से, बल्कि भारी तोपखाने से आज गोलाबारी की अदलिया के चंद जजेस पर। सो एक तरफ जहां कानूनी जंग है, दूसरी तरफ सियासी जंग है, और दोनों में इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ। ये बात काफी दिनों से कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए में अदलिया पर और दूसरे लोगों पर, अस्करी इदारे के अफराद पर तनकीद का आगाज करेंगे, और यही उनका बयानिया होगा, और आज उसका आगाज हो गया है। इससे पहले कि हम अदालत की तरफ जाएं कि अदालत की आज की हेयरिंग में क्या हुआ, बुनियादी सवालात क्या उठाए गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जजेस को नाम लेकर आज तनकीद की। उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज्ड जज थे उसमें करंट जजेस का भी, जो अभी बेंच पर मौजूद है, और पुराने जजेस का भी नाम लिया उन्होंने, और क्या कहा जरा सुनिए। जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। ये नाम लेकर जजेस पर तनकीद की मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। बेंच फिक्सिंग का पहले भी उन्होंने कहा था, आज भी उसका जिक्र किया। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, सुनिए। इज्जत माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीपीओ की ट्रांसफर हुई, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया, और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस ला के लगा दिया। ऑडियो लीक्स का भी आज चर्चा रहा बेंच पे भी, जो आज हेयरिंग हुई, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी गो के ऑडियो लीक एक मौजूद जज साहब के बारे में है, लेकिन उन्होंने दूसरे जज साहब इजाजुल एहसन साहब को उसी में रगड़ दिया। जरा सुनिए। बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में इन दोनों जजेस को बिठा दिया। ऑडियो, जैसे उन्होंने कहा, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। एक जज साहब की ऑडियो सामने आई है, उसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हेयरिंग हुई उसमें चंद बुनियादी सवालात हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी। ये आप जानते हैं कि पिछले महीने भर से, जब से असेंबलियां तहलील हुई हैं, एक शटलकॉक, यानी बैडमिंटन की तरह शटलकॉक इधर से उधर जाती है, ये बहस चल रही है कि आखिर इलेक्शन की तारीख देनी किसने है। आर्टिकल 6 उस पर तो लगा दिया जिसने इलेक्शन की तारीख दे दी, सदर पाकिस्तान ने। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, तो मुतालबा कर दिया, पर इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन जिनका काम है इंतखाबात की तारीख देना, उसके बारे में हुकूमत वैसे नहीं बोलती। तो आज जो सवालात जिनके बारे में जवाब सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी किसकी है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इलेक्शन से मुताल्लिक कब और किस तरह आईनी जिम्मेदारी की तामील होगी। इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों की क्या आईनी जिम्मेदारी है। इसमें ये 3 बुनियादी सवाल हैं। अगर आज की तकरीर मरियम नवाज शरीफ साहबा की सुने तो उसका तनाजुर भी यही सवालात हैं। लगता ऐसे है कि जवाब नहीं जानना चाहती मुस्लिम लीग नून, या ये प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। ये अगला बयानिया भी है इलेक्शंस का मुस्लिम लीग नून का। मेहमानों को मैं तारुफ करा देता हूँ। शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर मतीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई भी हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से, और हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। खोसा साहब, अगर इफ आई मे स्टार्ट विद यू, ये जो तकरीर आज की आपने सुनी और जो गोलाबारी जिस तरह की गई है, आपको लगता है कि ये अब यहां से आगाज है, ये यहां पे रुकेगी नहीं, रोज इस तरह की तकरीरें
बेंच, जजेस नाम लेकर देखें, हाउ डू यू सी इट जो आपने आज सुना? वेल, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मेरा ख्याल में कि ये एहतराज करना चाहिए था। आप ज़रूर, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। हर एक को बहुत जो है फैसले जाते जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उस पर आपको इजहार राय करने का बिल्कुल हक होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ और उस पर तनकीद का भी कोई जो है मुज़ायका नहीं है। लेकिन जब आप नाम लेके और तज़हीक आमेज़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो और ललकारते हो बाज़ाब्ता तरीके से, तो मेरे ख्याल में इससे जो है अगर एहतराज़ किया जाता तो बेहतर था। लेकिन इसके बावजूद कि ये तौहीन अदालत के खालिसतन ज़ायचे में आता है और मरीम नवाज़ साहिबा को, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, स्पेयर हेड कर रही हैं अपनी कैंपेन को, जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी साल में इलेक्शन तो बाहर सूरत होने हैं, अप्रैल में हो या बकौल पीडीएम की हुकूमत के, चूँकि पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन पीडीएम की हुकूमत में शामिल नहीं है। हमारा पीपल्स पार्टी सर, पीडीएम की क्या हुकूमत होती है सर? एक नेशनल एक गवर्नमेंट होती है, वो उसमें जो जो होता है वो हुकूमत में शामिल होता है। ये तो नहीं होता कि अरे भाई, हुकूमत और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुकूमत एक अलहदा चीज़ है जिसके वजीर, जिसका जो है सरबराह या हेड जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। ओके फाइन, डजंट मैटर। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक अपना इंडिपेंडेंट तशख्खुस है। मैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसले करती है, ठीक है। एक काबीना है, काबीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सांझी होती है, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन एज अ पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा वाज़े क्लियर है कि देयर विल बी नो डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आइन के खालिक हैं, हम आर्किटेक्ट हैं, हम इसकी जो है इसकी मुनहदम होना नहीं, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे और हम इससे मावरा भी कोई अमल का ना हिस्सा बनेंगे ना हम। सर, वो टाइम आने वाला है जब इसका खोसा साहब जी देखते हैं, वो टाइम आने वाला है जब पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं, जो बुनियादी सवालात उठाए हैं हमने फैसला कर लिया है सर, हमने फैसला कर लिया है। तो और ये आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत अच्छा अमल किया है कि 9 रुकनी बेंच बनाई है, ये एनफोर्स करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। और आप आज लिख लें मेरे से कि ये जो है आइन के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक इलेक्शंस की जो 90 दिन के अंदर की जो लिमिटेशन दी गई है, ये उसके अंदर इलेक्शंस करवाएगी और आइन से या आइन से कोई हट के नहीं होने देंगे। चले, मैं बिल्कुल ठीक है, ये भी देख लेते नहीं करेगी। आमिर भाई, क्यों हो रहा है ये जो आज की तकरीर है एक ऐसे टाइम पर जब आज हियरिंग भी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में? Why do you think, क्यों इतना भारी तोपखाना इस्तेमाल किया गया? मेरा लिए बड़ी सोची समझी उनकी मेथड इन दिस मैडनेस, वो क्लियरली 2-3 चीज़ें समझ आती हैं। पहली तो ये है कि मरियम की जो उठान थी मरियम बीबी की, वो मज़ामती, वोट को इज्जत दो, उस पर था। अब क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो वो नारा तो लग नहीं सकता। बाजवा साहब का नाम कितना कन्वीनियंटली निकल गया, उसका नहीं लिया, बिग फाइव में से। वो बिग 5 में से निकल गया। तो सॉफ्ट टारगेट मज़ामत का वो जुडिशरी है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी हमें किसी तरीके से बुलाए, और जुडिशरी समझ नहीं मुझे आ रही कि इन चारी अब नहीं बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे। मगर मुझे शक पड़ता है कि वो जो साकिब निसार के दौर में ओवरडू कर गए थे कि नाअहली दानियाल की भी कर दी थी और तलाल की भी कर दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जनरली वैसे अदालतों को जनरस होना चाहिए, मगर ये केसों को इन्फ्लुएंस कर रही केसों में मुझे शक पड़ता है कि ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए ना, इसमें पाकिस्तान का कोई मोतबर वकील नहीं मुझे आज तक सुना किसी को, सिवाय इसके कि पार्टी के कोई पीडीएम का बंदा हो। इवन खुदा साहब पीडीएम के अंदर हैं मगर उनका भी पीडीएम में नहीं है अभी बहरहाल पीपल्स पार्टी के लोग भी जो है सारे भी 90 डेज की कह रहे हैं, मगर वो 2 चीज चाह रहे हैं कि अदालतों से
कि पंजाब गवर्नमेंट जो केयर टेकर निगरान गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उनके मुताबिक चल रही है। एक वो चाह रहे हैं उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन ना आए, दूसरा वो इलेक्शन कमीशन को भी चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन ना आए। ये अटैक जुडिशरी पे 90 दिन का, उनको भी पता है कि ये इतना क्लियरली कार्ड इससे भाग नहीं सकता कोई, इससे नहीं भाग सकता। इन चीजों से बताया जा रहा है, वरना बात सुन जिस तरह की बातें की जा रही हैं कोई इनका कोई माजी दरख्शा नहीं रहा हुआ। ये भी फॉर एग्जांपल कल तारड़ साहब जो फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कि उनके सन इन लॉ के वाले से इतनी लंबी की है, ये कासिम खान ब्रीफ केस भी लाके गया सी क्वेटा तो यार वो था। फिर वो उन्होंने नवाज शरीफ की हाक में पहले फैसला दिया, फिर सेंटर बने, फिर सदर बने, डायरेक्टली बेनिफिशरी थे उस फैसला देने के उनके हक के अंदर जो दिया था। लास्ट में बता दूं कि अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, वो दानियाल अजीज के चचा भी लगते थे और मुझे जो याद पड़ता है उनके सन इन लॉ जेलम से नून लीग की टिकट पे लड़े थे और उनको हर दफा हर जगह दिखाया जाता था। दानियाल अजीज भी जाहिर है, और इनकी शादियों फंक्शनों में मैंने वो तस्वीर देखी हुई है जिसमें जजेस भी 20-20 जजेस आते थे, तो जाहिर है रिश्तेदारियां होती हैं, सारी नून लीग भी वहीं बैठी होती थी। तो ये कोई बात कह देना कि जी किसी के घर में कोई गया ना गया अनटेनलेस, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि जब इल्जाम किसी पे आप अदालत के जज के ऊपर भी कहते हैं तो कानून ये बेहतर वकील साहब बता सकते हैं कि आप फिर वजूहात भी सब्सटेंशियल बताएंगे कि हमें ये जज इसलिए पसंद नहीं है, इस नहीं चाहते कि हमारे बेंच में हो, इसके खिलाफ ये है। हाँ, उन्होंने जो बजाय नकवी साहब के साथ जज साहब के खिलाफ जो इल्जाम है, मैं समझता हूँ उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। जो ऑडियो है वो है, वो तफ्तीश होनी चाहिए। या दोनों चीजों की, आमिर भाई ऑडियो कहां से आई इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, बिल्कुल, और ऑडियो में जो कंटेंट है उसका भी होनी चाहिए, उसकी तफ्तीश। और तफ्तीश में अगर उनके खिलाफ आए तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वरना जो जिसने ये रिलीज की है या जिसने उसको इस्तेमाल किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली एक केस में उन्होंने कहा था कि प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज का, फॉरेन प्रॉपर्टीज का जो केस था, मैं जरा फिर आई कम टू यू, मैं जरा हारून रशीद साहब से बड़े अरसे बाद मैं उनको देख रहा हूँ, 20 साल हो गए ने हारून रशीद साहब को, मैं मेरे ख्याल 20 साल के बाद देख रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग हो गए। और लेकिन हारून रशीद साहब, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो तकरीर आज आपने सुनी? देखिए, इस तकरीर, ये तो पॉलिटिशियंस है, कोई पॉलिटिशियंस क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। हर पॉलिटिशियन जो है वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, उन्होंने सियासत करनी होती है। मेरा कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल का जो है वो एक ही स्टैंड था कि चूँकि एक ऑडियो लीक आ गई थी और उसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में वो ऑडियो लीक्स थी और उसमें उन्होंने जो कन्वर्सेशन की वो भी रिकॉर्ड पे आ गई, और अगर ऐसी बातें हैं तो वो फिर सोशल मीडिया पे आ गई, सारे पाकिस्तान ने उसे सुन लिया, तो वो एक ऑब्जेक्शन सा आ जाता है। हमारा तलक तो ये जो आज सर देखें, ऑडियो लीक, एक जज साहब के बारे में दूसरे जज साहब को ऑडियो लीक से ही लिंक करके टारगेट किया जा रहा है कि इनकी भी लीक है, उनका नाम लेकर उनको कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है, बेंच फिक्सिंग हो रही है। सर ये यू सेइंग इट्स ओके, कोई मसला नहीं। देखें, लेकिन बात यही बात है, अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन है, पहले जज साहब ने ये एक पिटीशन सुनी कि वो सीसीपीओ का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग था उस बारे में ये पिटीशन दायर थी। इलेक्शन से मुतल्लिक उस बेंच के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उस बेंच में इलेक्शन का एक इशू रेज किया गया और उस इलेक्शन के इशू को फिर सुओ मोटो में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारी ये है कि जब ये एक जज साहब के ख़िलाफ़ ये एक बात आ गई है जिसका डिनाइल भी कोई नहीं है, और वो डिनाइल जो है वो ना जज साहब ने किया है ना दूसरी चौधरी परवेज़ इलाही ने किया है, और वो थोड़ा सा आ जाता है कि ये पोलिटिसाइज हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वकील हैं, जजेस हम में से हैं, हम उनके पास, हम उनकी इज्जत का हमने हमेशा एहतराम किया है। हाँ, लेकिन सर वो बात ठीक है, आपकी ये बात तो आ गई रिकॉर्ड पे, और ये बात ठीक है। देखिए सारे कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन क्या जो गुफ्तगू, जो लहजा दूसरे जज के साहब के बारे में है, क्या वो ठीक है आपके ख्याल में? आप उसको सियासी कहकर दरगुजर करना चाह रहे हैं? मैं, क्योंकि कल दूसरे उठेंगे कि आज मैं आप एक और बात बता दूं आपको, आज मरियम नवाज साहब ने कहा वो जज जो बड़े अच्छे और सूल पसंद हैं जो बेंच में नहीं है, और ये जज बड़े वो हैं। कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठ के कहेगी कि वो जज बड़े वो हैं, ये जो बैठे हुए या सूल पसंद है। आप चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी बेंच के बारे में शुरू हो जाए पब्लिक डोमेन में? देखें ना, जब पॉलिटिशियन स्पीच करते हैं तो आपको या हमें नहीं पता होता कि अब आइंदा
इनका क्या, इनकी क्या स्पीच का क्या ऐसा होगा या किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही देखनी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आया ये कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आते हैं या नहीं आते, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बार काउंसिल का वर्जन था वो सिर्फ ये था कि ये जो कानूनी पटिशन चले एंटरटेन हो गई है, बेंच बन गया है, इसमें जो सीनियर जजेस थे वो काजी फायज ईसा साहब थे, तारक मसूद साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, उनको इग्नोर करके बाकी बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया गया। हमारा जो मर्जी फैसला हो जाए वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है और कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करना है। लेकिन आपका वो टेक्निकल उसके ऊपर आपका उसका डिनाइल कोई नहीं है, वो ऑन द फेस है। शोएब साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट है, पहली चीज पहली बात ये है कि ये कंटेम्प्ट है, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स और ब्लैकमेलिंग है। और जस्ट एक केस जिस वक्त दोनों मेंबर, ऑनरेबल मेंबर्स या बेंच ने, दो जज साहिबान ने जिनका नाम ये कर रहे हैं, इन्होंने जब रिकमेंड कर दिया कि इसके ऊपर सोमो नोटिस लिया जाए, उसके बाद ये सारी कहानियां शुरू होती हैं। इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, वो आकर के टेप निकालते हैं और टेप को इस्तेमाल करते वक्त डिफेम करते हैं। और पर्पस क्या है कि ताकि ये जज साहिबान बैठे ना, क्योंकि इन्होंने तो अपना प्रेमफशाही अपनी ओपिनियन दे दी। और प्रेमफशाही अगर वो ओपिनियन का कंटेंट मतलब ठीक है टेप के, फिर देखिए टेप को सब्सिक्वेंट इफेक्ट है। टेप किस इशू के मुतालिक है? टेप कहती क्या है? टेप उस इशू का मुतालिक है कि नकवी साहब अपनी गाड़ी में होते हैं, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं और वहां से वो माजरत करने आते हैं। ये तो एक लीक है। दूसरी लीक में वो कह रहे हैं ये बेंच ये होना चाहिए, उस पर लगना चाहिए देखिए जुबैरी साहब को। भाई साहब बात ये है, रोज हमारे, मैं अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, रोज आकर पूछते हैं भाई किस बेंच में हम केस लगवाएं, हम किस बेंच को रिक्वेस्ट करें कि फलां केसेस किसके पास जाने चाहिए। ये क्लाइंट कहता है, नहीं कहता है, कौन क्या कहता है, उसका जज के साथ क्या ताल्लुक है? और जज ने कहां कहा है कि मेरे पास केस लगाओ? पाकिस्तान बार काउंसिल को नहीं पता कि क्लाइंट ये रोज कहता है? पाकिस्तान बार काउंसिल के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सब उनके पास जा करके सब क्लाइंट्स कहते हैं। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि जजेस को अगर इस तरह हमने मलाइन करना शुरू कर दिया, उनकी कुछ टेपिंग करके उनमें से दो अल्फाज निकाल लिए, इधर से दो अल्फाज निकाल दिए, इशू कहीं और है। और अच्छा, जिसने भी टेप की है मुझे ये बताएं, 5 महीने की जाने वाली टेप को आज इस्तेमाल करने का क्या तुक बनता है? उसी दिन इस्तेमाल कर लेते, उसी दिन सामने आ जानी चाहिए। टाइमिंग भी सोच समझ के आपका कह रहे हैं, सोच समझ के टाइमिंग्स का इंतजार किया गया और उसके बाद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये जुडिशियल कंटेम्प्ट भी है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। जब इमरान खान को नोटिस हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहां ये बात जी, उन्होंने कहा मैंने लीगल एक्शन की बात की है। ऑनरेबल बेंच जो उस वक्त केस सुन रहा था, उन्होंने कहा आपको लीगल एक्शन करने का जलसे में आपने क्यों कहा, लिहाजा ये कंटेम्प्ट है। नंबर 2, पेंडिंग केस के मुतालिक आपने बात की है, लिहाजा ये कंटेम्प्ट है। और उसके बाद माफी मांगी और तब जाकर के उनकी जान छूटी थी। मैं ये कहता हूं कि इस तरह मैच फिक्सिंग की बात मामूली बात है और ये पहली दफा नहीं कही। यही बेंच था, इजाजुल हसन साहब का बेंच था, उमरता बंदयाल साहब का बेंच था, जिस वक्त कासिम सूरी के रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, नाम लेके इन्होंने तारीफें की। जमहूरियत जीत गई थी उस दिन जमहूरियत जीती। जब दोस्त मजारी वाला केस आया, उस वक्त जमहूरियत के पेट में छुरा घोंप दिया गया। उस वक्त 15 पॉलिटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उस वक्त मैच फिक्सिंग की भी बात हुई। उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। आज भी मैं समझता हूं कि इनको नोटिस लेना चाहिए, इनको इस तरह फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, क्योंकि ये अनएंडिंग एक मामला होगा। आज एक पार्टी कहती है हमें, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि हमें जजेस को टारगेट करेगी, दूसरी नॉट बी डन इन दिस मैनर। एक छोटा सा अगर आप क्विकली मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक जो और लार्जर जो डिजाइन है वो ये है कि अपनी वो लॉन्ड्री की क्लीनिंग कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो पैनामा के टीटी के सारे वो केसेस हैं, इससे वो साबित ये कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जाली बनाए गए थे, साजिश का हिस्सा थे। दूसरा, नैब के जो तरमीम का केस है वो उनके लिए जिनकी जान तोते में होती है ना, तो वो तोता है, वो उसकी वजह से भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो उसका फैसला आने वाला है। और दूसरा ये इलेक्शंस, क्योंकि जो सारे कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर कट केस है ये कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, सो एक टायरेड शुरू हो गई है उस हेयरिंग वाले दिन कि ये जजेस, ये बेंच प्रेशराइजिंग दम के इलेक्शंस कोई ना कराए। शायद ये भी एक दूसरा एलिमेंट है कि जो, क्योंकि इलेक्शंस तो नहीं चाहते ना वो, हालांकि आज उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कैंपेन आगाज करना चाह रहे हैं, बट दे डोंट वांट इलेक्शंस, वी ऑल नो दैट कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते। एक ब्रेक के बाद जज का केस एंड दिस नाउ, क्योंकि उस वक्त की अगर आपको नून लीग की सारी
बयानबाजी सुनाए तो ऐसा लगता था कि अदालत के ऊपर हमला हो गया, जो कि गलत था। इमरान खान साहब को नहीं इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए थी। लेकिन क्या इन दोनों केसेस में कोई मुमासलत है इन बयानबाजियों में? एक ब्रेक के बाद जरा भाई पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खोसा साहब, जज जेबा साहबा का केस था, इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होके बात की थी कि हम एक्शन लेंगे, कंटेम्प्ट लगी तमाम तर, उसके बाद माफी मंगवाई गई, इमरान खान साहब गए और माफी मांगी। वो था एक केस। मसला यह कि नो टू केसेस आर सिमिलर। वहां पर क्योंकि सुपीरियर जुडिशरी ने कहा कि क्योंकि वो सेशन जज थी तो इस वजह से ये नहीं होना चाहिए, जजेस काम नहीं कर सकते। इन दिस पर्टिकुलर केस आपको लगता है कि कंटेम्प्ट करना चाहिए या इस तरह जाने देना चाहिए? दिस इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में यही होता। देखें, जहाँ तक सिमिलैरिटी का ताल्लुक है, ये ज़्यादा संगीन है उससे। ये तो वो तो एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था। ये तो मरियम बीबी ने हाईएस्ट कोर्ट के बारे में जजेस का नाम लेकर कहा है। अगर आपने तनकीद करना है भला कीजिएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई कदगन होना चाहिए फैसलों पर, लेकिन नाम लेकर करना किसी का जो है ये तो बिल्कुल जवाज, इसका जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा, देखें जजेस, लेकिन इस पे अगर आप बालातर, मैं मुझे पता था आप ये कहेंगे, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस। आप कह रहे हैं, और मैं इस बात पे जिस आमिर साहब ने भी कहा कि जजेस को बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए इस तरह के मामलात में। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आज पहला दिन है जिसमें नाम लिए गए हैं, ये रोज की अगर तकरीरें हो गई, आपका ख्याल है फिर भी ये आप योर व्यू क्या, अगर ये रोज जजेस का नाम लेकर इसी तरह की बातें की जाएं? देखिए, बेंच तो आपको पता है चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, जब कहते हैं बेंच फिक्सिंग हो रही है तो वो सीधा चीफ जस्टिस हैं। बाकी दोनों जजेस का उन्होंने नाम ले लिया, एजाजुल हसन साहब का भी और नकवी साहब का भी। इज दैट ओके? यू सेइंग कि अगर रोज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? काशिफ, पहली दफा क्या ये हो रहा है? ये देखिए, उस पार्टी की साइकी में ये चीज जो है एम्बेडेड है, जिसको कहते हैं ना, ये उनकी गुड़थी में है। तो जो मुड्डा जो बिगड़े हैं ना, उनको कोई ठीक नहीं कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीज़ों में उलझना चाहिए। देखें, बुनियादी मसला इस वक्त जो स्पेल आउट किया है चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लेते हुए, जो 3 निकात लिखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आइन की जो है खिलाफ वर्जी होने जा रही है, बुनियादी हकूक से मुतसादिम मामलात किए जा रहे हैं, वफाक और सूबे की जो है एक डिस्प्यूट इशू हो रहा है कि सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं और इलेक्शन कमीशन उसको डिफाइंस कर रही है, गवर्नर जो है उसकी तशरीह अपनी तौर पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैं समझता हूँ अहम है। अब देखिएगा, इतना डाइवर्सिफाइड बेंच बना है। मैं बगैर नाम लिए अर्ज करूँगा कि आज की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो यहाँ से शुरू हुई हैं। एक जज साहब ने कहा है कि क्या 184(3) यानी सुओ मोटो जो है 2 जजेस के कहने पर सुओ मोटो लिया जा सकता है, पहले इसको देखें। दूसरे जज साहब ने क्या कहा कि क्या तहलील भी की जा सकती है चीफ मिनिस्टर के कहने पर और पार्टी की डिक्टेशन पर की जा सकती है। अब सूबाई असेंबली को तहलील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तीसरे बात जज साहब ने कहा कि क्या उन लोगों को बेंच में बैठना चाहिए जो जिनके ऊपर इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो डाइवर्स बेंच है, देखें ओपन माइंड के साथ डाइवर्सिफाइड है, इसलिए किसी को ये शायबा नहीं होना चाहिए कि उनकी जो है वो बात की जो नजर नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो जितनी भी बातें की जा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया या दूसरी जानिब से या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की जानिब से, तो उन चीज़ों का इहाता खुद सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। और आप यकीन कीजिएगा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम इसे सूरत से करेंगे ताकि वो जो 40-45 दिन का प्रोसेस है, इलेक्शन स्केड्यूल है 90 दिन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ताकि आइन पर अमलदारी। बुनियादी चीज ये है कि इस सारी सुप्रीम कोर्ट की ये एक्सरसाइज मैं समझता हूं बहुत खुशाइंद है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आइन पर मैंडेट जो 90 दिन का है उसको जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और किसी चीज के मसलहतन के सबसर्विएंट नहीं होना चाहिए।
काशिफ देखो, आज तुर्की में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस postpone करा नहीं करेंगे इलेक्शंस करा 40,000 बंदा जो है वहां मरा है, और आप देखेंगे कितनी क्यामत खेल जलजले आए हैं वहां, लेकिन तुर्की ने कहा कि हम नहीं करेंगे। ईरान की सारी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया, ब्लो अप हो गया, लेकिन ईरान ने अपना इलेक्शंस मुलतवी नहीं किए थे। तो किसी भी तौर पर अवामी मैंडेट को जो है या आइन जो इमरानी मुआहदा है उसको किसी चीज के ताबे नहीं होना करना चाहिए कि एक इमरानी मुआहदा और एक दफन कर दें उसको। एक इमरानी मुआहदा और एक इमरानी प्रॉब्लम है इस वक्त निजाम की जो जिसकी वजह से मसाइल सारे बने। मैं हारून आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, खुद मैं कह दूं, ये आपसे मेरे से ये वकीला हजरात ज्यादा जानते हैं, मगर कंटेम्प्ट की केसेस में 3 बुनियादी चीजें देखी जाती हैं। पहली कि ये नियत, कि ये बाय डिजाइन था या ये इमोशंस की में बह के कोई कह दिया। ये बाय डिजाइन इसलिए था कि तस्वीरें बना के उन्होंने रखी हुई थी। दूसरा माजी देखा जाता है, कार्ड बना के, पोस्टर बना के अगर हम चला सके, माजी देखा जाता है, ये माजी में भी पहली दफा बढ़ा गया। तीसरा एटीट्यूड के उसके बाद जो है अपोलोजेटिक हैं आप, जिस तरह इमरान खान को जाके माफी मांगनी पड़ी, अगर वहां जाके वो दोबारा दिखाते तो उनको कंटेम्प्ट लग जानी थी। तो ये तीनों चीजें इस सूरत में नजर आती हैं। खोसा साहब क्विकली सर, फिर मैं हारून यार काशिफ, जी जी, क्या मेरे भाई चाहते हैं कि मेन इशू रह जाए और इनमें उलझ जाए बेंच, और इसके बाद कंटेम्प्ट शुरू कर दे और फिर एक लामतनाई सिलसिला शुरू कर दे, और फिर वो कहें इन्होंने तो हमें सजा कर दिया इसलिए ये बेंच जो है ये मुतासिब है। अरे खुदारा बाबा, सर ये शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि एक अलहदा बेंच बनाया जा सकता है, नजरअंदाज करो। आई सब्सक्राइब टू दैट व्यू कि थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा अदालतों को करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ट्रेंड ना बन जाए। हारून रशीद साहब, क्या इलेक्शंस 90 दिन से आगे तो नहीं जा सकते ना? पाकिस्तान बार काउंसिल तो ये चीज तो मानती है बार काउंसिल। हम उस मामले में तो पढ़ते ही नहीं है। सर आप वकील हैं, आपका क्या कर रहे हैं? आइन की प्रोटेक्शन आपका काम है। बार कौन काउंसिल पढ़ेगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो? जिस तरह सर ये वैसे बड़ी हारून रशीद साहब बड़ी तनकीद आ रही है आप पर कि युवा पाकिस्तान बार, मैं आपकी प्रेस रिलीजें निकाल, ये मेरे पास प्रेस रिलीजें पढ़ी है, आपने हर इशू पर सियासतदानों के बोलने पर तक पर पाबंदी पर आप लोगों ने प्रेस रिलीजें दी हुई हैं। अदालत की प्रोटेक्शन के लिए, आइन को अपहोल्ड करने के लिए आप कैसे कह सकते हैं हम नहीं बोलते? व्यू ले, इस तरफ का ले, उस तरफ का ले, व्यू तो लेना पड़ेगा आपको। देखें, हम अब भी अदालत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आप नहीं कर रहे हैं अरुण साहब, आप तो कहते हैं कि इसमें गालियां निकालते हैं, निकाल लेते हैं, तनकीद करते हैं, करने थे। सो आप ना अदालत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना आप आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। मैंने ये कहा ही नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो वो कोर्ट का डोमेन है, कोर्ट नोटिस ले लेगी। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फिगर हूं ही नहीं, ना ही मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक है। वो एक ये जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज वो अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं। आज एक आपका वो जो इमरान खान का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है फवाद चौधरी, उसको अगर मैं माजी दिखाऊं तो वो तो ज्यादा अपने जब उसका चचा चीफ जस्टिस था तो सारी डीलें उसके थ्रू होती थी। अब वो आज कहता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग जो है ये टाउट हैं। ये शर्मनाक बातें हैं सर। इस पे तो फवाद चौधरी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मुझे याद है केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, बार काउंसिल सारी गई थी उस केस में पार्टी बनने के लिए। आप ये 4 महीने 6 महीने पहले की बात है। कासिम सूरी वाले केस में भी एक सुमोटो केस था, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस था, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को हमने भी इजाजत दी थी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि हमारी तो सर वो ये कह रहे हैं कि केसेस में जब आईनी मामला होता है तो बार काउंसिल पार्टी बनती है उस केस में। आप कहते हैं हमारा मसला ही नहीं, हम पार्टी बन, अगर देखें ना आज तो पहली हियरिंग थी, उसमें हमने एप्लीकेशन देनी थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस इशू कर दिया, हम अब पार्टी ऑटोमेटिकली बन गए हैं। तो इसीलिए पूछो आपकी प्ली क्या होगी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कहते हैं जी आइन के मुताबिक करें, आइन के मुताबिक करेंगे, लेकिन बेंच रिकंस्टिट्यूट करें। लेकिन आइन के मुताबिक क्या है? 90 दिन में इलेक्शन है या मुलतवी हो सकते हैं? हारून रशीद साहब, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या मुलतवी हो सकते हैं? असल आइनी पोजीशन तो ये है जो आइन कहता है, आइन कहता है, जो इलेक्शन एक्ट कहता है। मैं उस बार में उससे तो सदर के पास इख्तियार है इलेक्शन कॉल करने का, तारीख देने का। सदर का इख्तियार है इलेक्शन की तारीख देने का। सदर के बारे में ये है कि वो प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया कंसल्टेशन करने से। किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, वो इनकार कर दिया उन्होंने डायरेक्टली। उन्होंने इनकार कर दिया सर। जो भी है, अगर तो नहीं किया तो फिर कानून क्या कहता है? नहीं, अगर सर ये तो वही बात हो गई कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए,
अगर ना हुआ तो उसके बारे में आइन कुछ नहीं कहता। ये तो वही आर्गुमेंट है सर। मेरी बात तो सुने, मैं कहता हूं इलेक्शन एक्ट में है कि सदर कंसल्टेशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बाद में अनाउंस करेगा डेट। अगर वो नहीं करता, इलेक्शन कमीशन साथ नहीं देता, तो फिर क्या है, इस बारे में लॉ भी खामोश है और आइन भी खामोश है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट हो गई भाई, हम ये कहते हैं यार एक साइड खोसा साहब का व्यू देख लें। तशरीफ लाएं। खोसा साहब आप कह रहे हैं कंसल्टेशन हो चुकी जी है। जी, ये हो चुकी है तो उनको पाँव पता पकड़े होगा। मेरे जाकर रिकॉर्ड के सदर मुताबिक पाकिस्तान consultation जाके कोई इलेक्शन कमीशन के 3 उसने लेटर लिखे हैं, एक में इनकार कर, एक में जवाब नहीं दिया है, दूसरे में तस्दीक करने आमेज जवाब दिया, तीसरे में इनकार कर दिया बिल्कुल जाने से। तो आपका अब क्या ये ख्याल सारी है कि बातें सदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाके डिबेट होंगी। चीफ इलेक्शन कमीशनर के पांव पकड़े के मेहरबानी करके तशरीफ लाएं या खुद खोसा उसके साहब, पास चला जाए? अभी ये तो कभी आपके ये होता व्यूज है हैं, जो रियासती मर्जी आदाब करें, में। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसी ग्राउंड पर 209 में उनको डिसमिस कर देना चाहिए, जो है 209 आर्टिकल के तहत जो है ही हैज डिफाइड द ये बातें सारी आप सुप्रीम कोर्ट में देखनी है। अगर आपके यही व्यूज हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, हम भी पेश होंगे, आर्गू होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी हम ओबे करेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा 209। जिधर मर्जी जाए सर, आप हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान बार काउंसिल किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन बन गई है तो माफ कीजिएगा, वकला बरादरी बिल्कुल इससे सेग्रीगेटेड है, बिल्कुल नहीं चाहेगी वकला बरादरी के एक जज को इस तरह से इंसिनुएट किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया है। बिल्कुल नहीं चाहेगी वकला बरादरी के ये जो 2 जज जो है निकल जाए और ये नहीं बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, न ही पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक है। या तो आप रिकॉर्ड दिखाएं कि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो। बरादरी की बिल्कुल नहीं ली है। काश के पाकिस्तान बार ये सारी बातें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके करें कि हमने किसी की लाइन ली है सर। लेकिन ये देखे ना टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करना जिनका कोई सर न पाओ, इस्तीफा दे देना चाहिए। ओ भाई इस्तीफा किस ग्राउंड पे दे? आप ये बताएं, इस्तीफा क्या आपके ख्वाहिश पर इस्तीफा दे दे इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसका कह रही है कि इस्तीफा दे दे और उसको निकाल देना चाहिए? और दूसरा जज हमने एथिक्स की बात की है, हमने एथिक्स की बात की है कि अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन आई है, भेजते हैं सुओ मोटो के लिए, वो जज अगर एलिगेशन आई है और उनकी तरफ से कोई रिबटल नहीं है, कोई डिनाइल नहीं है, तो उनके खिलाफ उनको चाहिए या रिजाइन करें या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उन्हें बेंच से हटा दें। और काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब को बाकी मुकदमात सुनने के लिए वो भी माने करके पाबंद कर देते एक ही मुकदमे के लिए। क्या जुडिशरी यही रह गई है कि एक मुकदमा सारे जज सुने और सीनियर जजेस जो है बाकी मुकदमात को जो है बिल्कुल सुनने से जो माजूर हो जाए? एक बेंच कैसी बातें कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर, मैं जरा शोएब शाहीन से सब बैंक कंस्टिट्यूट किया है तो ये सारे सर मैं शोएब शाहीन साहब से पूछ लूं। मसला ये है कि एक तो कौमी मसला है, खोसा साहब तो जाहिर है पार्टीजन मामला तो नहीं है, ही सेइंग बार काउंसिल्स के बारे में ये व्यू बढ़ता जा रहा है कि वो पॉलिटिसाइज्ड है। देखें, वो सियासी जमात या इसके रुकन है या उसकी रुकन है। इट्स वेरी क्लियर ऑलमोस्ट के जब आप देखते हैं उनके व्यूज। जब देखें हम सब, अब खोसा साहब जैसे बड़ा लीडर पीपल्स पार्टी का नहीं है कोई वहां, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है प्रिंसिपल्स पे, जब आइन की बालादस्ती का सवाल आता है फिर कोई पार्टी नहीं है, फिर हम सब एक 1 पॉइंट एजेंडा पे खड़े हो जाते हैं। आइन की बालादस्ती एंड रूल ऑफ लॉ के लिए हम सबको इकट्ठे होना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, इसके लिए हमने स्ट्रगल की है, इसके लिए हमने जिद्दोजहद की है, जो आज हमें इस पे खड़ा होना पड़ेगा। अब मसला क्या है? अब मसला है आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने, आइन के तहत बेंच जिसने रिकमेंड कर दिया उनको आज आप टारगेट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि आपको उन्होंने प्रेमाविशाई ये लिख दिया कि 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने और आप नहीं चाहते हैं। अब यहां जो कुछ हुआ है, जैसे खोसा साहब ने कहा कि 57(1) के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कितना जाएगा उनके पास, क्या करेगा? कंसल्टेशन का मतलब क्या है? माल्टे दी पेटी भेज देवे हो सकता है सर। उन्होंने यही वही डेट दी है जो डेट प्रपोज की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन कभी तो आईजी को बुलाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाता है, कभी गवर्नर के पीछे जाता है, कभी किसके पीछे जाता है, और वो छुपता है बेसिकली। देखिए उनके पास तो एक बेहतरीन ऑप्शन हो गया था
खोसा साहब ने अभी कहा कि 209 के तहत इनको डिसमिस इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए, ये इनका मौकफ है। मगर आज बड़ी डरते डरते मैं कह रहा हूँ बात कि एक मोहतरम जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि इनको, ये तो पार्टी ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, इनको क्यों आपने पार्टी बनाया इनको गया है? क्यों नोटिस तो अगर इशू किए वो गए? पार्टी नहीं है तो फिर पार्टी कौन है? तो बात यह है कि देखें फिर इलेक्शन कमीशन एक और जुमला भी था, मैं बड़े डरते डरते बड़ी माजरत के साथ, उन्होंने कहा कि जी पार्टी के कहने पर कैसे असेंबली तहलील हो सकती है? इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। असेंबली तहलील करना सियासी फैसला है, वो सियासी जमात ही करती है वो। और उसके लिए रीजन की देखिए, जरूरत नहीं है। आइन कि में उनकी लिखा मर्जी है, हुआ उनको है, सियासी तौर पे सूट करता है तो कर देते कर हैं। दे। देखिए, Absolutely. आइन में लिखा हुआ है एट द एडवाइस ऑफ द चीफ Chief मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। वो सिर्फ एक कंडीशन है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी तो जब नहीं हो तक सकता। उसका फैसला नहीं होगा, नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। बल्कि जस्टिस तनवीर साहब ने फैसला किया है एक केस में जिसमें ये लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि जनाब स्पीकर साहब ने गलत फैसला कर दिया है, ये पीटीआई के लोग, जिसमें ये कहा कि जनाब ना हैंड रिटन इस्तीफा था ना कुछ और था। उन्होंने कहा स्पीकर ने फैसला कर दिया, दैट्स ऑल। स्पीकर के मामलात में हम कैसे इंटरफेयर करें? तो मैं समझता हूं आइन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइन में एक कॉमा भी नहीं लगा सकती, आइन की सिर्फ तशरीह कर सकती है। उसमें जब रीजन नहीं है तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब वो चॉइस करेगा, असेंबली टूटेगी ऑटोमेटिकली, और बल्कि ये भी वो लिखा है कि अगर गवर्नर नहीं करता तो 48 घंटे में ऑटोमेटिकली टूट Automatically जाएगी। यानी dissolve ये हो जाएगी। अब 48 एक दफा hours। स्पीकर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया, असेंबली गई, एक दफा उन्होंने ये कर दिया। मसला ये कि यहां पर पॉलिटिसाइज्ड माहौल कुछ ज्यादा नहीं हुए, बार्स पॉलिटिसाइज हो गई हैं। अब मैं हारून रशीद साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, उनकी रियली रिस्पेक्टिव, बट पीपल कांट इवन कम। मैंने किसी वकील को नहीं सुना जो कहता हो कि 90 दिन से इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। मुझे आप मैंने असल मैं भी मसला कहा ये कोई है- मुझे मोतबर आदमी नहीं, इरफान कादिर साहब जाहिर है वो तो SAPM उनकी है ना? नौकरी है, वो नौकरी है उनकी, तो वो कहते हैं उनके अलावा मुझे कोई नहीं मिला। मगर एक इसमें मैं जरूर कहूंगा कि ये बहुत पुराना और बड़ा ही मुतनाज़ा मसला है कि बेंच की तश्कील का डिस्क्रिशन जो है वो सोलली चीफ जस्टिस के पास, और ज्यादातर ओवरवेलमिंगली वकला की, मेरे आप जैसे मेरे भी कम से कम ये ख्याल आता है मेरा भी ये कि ख्याल। इसका फैसला हो जाना चाहिए था, कमेटी बना देनी चाहिए थी। अगर ना बनाई होती, देखिए, इसमें प्रॉब्लम एक ये आधा था- एक शख्स प्रॉब्लम- इख्तियार क्यों प्रॉब्लम देते हैं? ये तो है कमेटी बना कि दे top इस three वक्त- judges इस वक्त- हमने इस वक्त- ये इस वक्त मुतालबा क्योंकि हमेशा मैं- करते मैं- रहे। सही सब इस वक्त क्योंकि पोलराइज्ड इतनी हुई हुई है, पॉलिटिक्स इस तरह की हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये ज्यादा इशू बन गया। अगर ये पहले मसला हल हो गया होता तो तो आज ये issue ना होता। इस ग्राउंड पे ना होता। क्विकली सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें ऐड मैं ये करते कहता हूं कि देखें, हम हमेशा मुतालबा करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंड करके कुछ स्ट्रक्चर्ड किस्म की डिस्क्रिशन की पावर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस, और इसी तरह सूबाई चीफ जस्टिस का सोल डिस्क्रिशन है कि वो क्या बेंच बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। और मैं समझता हूं खोसा साहब ने बड़ा अच्छा किया, बड़े वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रखने वाले जजेस को इसमें शामिल किया है। 9 ऑनरेबल बेंचेस ने, और हर एक की अपनी अपनी राय थी, और उसमें उनकी जब जजमेंट आएगी या नोट आएगा उसमें उनकी इनपुट होगी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको। मुझे बुरे ब्रेक लेने, लेकिन हारून रशीद साहब एक सवाल ब्रीफ, आपको लगता है या आइन क्या कहता है 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं? मैं दोबारा ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि मैं कंफ्यूज हूं कि आप इस पे आइन क्या में लिखा हुआ है 90 डेज में होना चाहिए। मेरी बात सुने, हमें इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो तरीकाकार या जो बेंच इस पर्पज के लिए कंस्टिट्यूट किया गया है उसे रिकंस्टिट्यूट किया जाए। सर मसला ये, आपने जो गवर्नर एतराज को कंडेम किया है। जो भी एतराज मैंने किया सर मैं खोसा साहब को जो कर, पाकिस्तान ठीक, आपका एतराज आ गया खोसा साहब। खोसा साहब, मैं आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, उसका डिनाइल ये भी नहीं कर रहे। ठीक, खोसा साहब। 105 आर्टिकल में गवर्नर को कंडेम किया है, शैल गिव अ डेट, कंडेम किया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने। क्यों नहीं कर रहे सर? पहले देखे ना, ये आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है एक्शन। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा, एक महीने गवर्नर को सारी कंडेम बातें हो किया है जाएंगी। आपने आर्टिकल 105 में, वाजिब है उस पर शैल गिव अ डेट दोनों रख भी नहीं सकता। आजम वजीर तारा उनका ग्रुप है, बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। आजम Politicize वजीर हो गया तारा ना साहब सिटिंग ये मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, यही उनका ग्रुप है, और ये इसमें मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। कुछ दिन पहले पीटीआई ज्वाइन की है और अब इनको देखिए, इमरान खान ही नजर आता है। आजम और नजीर दूसरा तो तारड़ इनको साहब इमरान ही इस नजर आता है। हम तो कह रहे हैं सारी सिटिंग मेंबर बार्स हैं। पॉलिटिसाइज होगी। और इसमें ये सब उन्होंने हमारे खुद पास फैसला है, किया हुआ है, सारी खुद फैसला
जब डॉक्टर फरोग हमारे नसीम लॉ पास मिनिस्टर नहीं था है, हम इन्हें उसको जानते अदालत हैं। में पेश नहीं होने शेख दिया। शाहीन साहब आपको पहली पता दफा एक है और इलेक्शन क्यों नहीं होने लड़के दिया? सिर्फ हाईकोर्ट इस का, बात पे नहीं होने और दिया वो कि इसने प्रेसिडेंट रिजाइन नहीं अगर किया, बदकिस्मती इसने से अपना भाग लाइसेंस गए हैं, सस्पेंड नहीं तो कराया। उन्होंने ही कैन नॉट बी ए अपने मेंबर आप ऑफ को पाकिस्तान बार political काउंसिल। party की मुझे ब्रेक उसने लेनी है, सबसे ब्रेक ले पहले लो। रिजाइन और उसके नाज़रीन, बाद जाकर ये बहस जाहिर है एक ये बहस है। मैं एक छोटा सा इसमें एनेक्डोट देता जाऊं कि हम साफी आपस में बड़ी तकसीम होती है एडिटोरियल लाइंस के ऊपर, साफ्ती इशू होता है ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।